चांदनी चौक टू चाइना, समझ में कुछ ना आईना, ऐसे ही है बिल्कुल। वेव्स भी ऐसे ही परेशान वाला टॉपिक, मतलब जब तक फिजिक्स समझ में आती है तब तक मैथ्स आ जाती है, और जब मैथ्स समझ में आने चालू होती है तो फिजिक्स गोल हो जाती है। तो मतलब एक बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है मैथ्स का और फिजिक्स का, बट फिर भी अपन लोग कोशिश करते हैं करने की। हेडिंग डालो बच्चे लोग सब लोग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब देखो, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो मीटिंग। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हमारा टॉपिक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पूरे वेव्स का एसएचएम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पूरे वेव्स ही इसमें ही है, सारा वेव्स इसमें ही है, प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी पूरा इसी में ही, ये पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो चलो सबसे पहले समझते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलो, जैसे हो गया रेडी, नीचे जाओगे, नीलेश को बोलना पानी रिकॉर्ड हो गया हुआ है। चलो, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव के लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लासरूम के अंदर। एक्सपेरिमेंट क्या है, इधर देखो सब लोग। हम लोगों ने क्या किया, यहां पे एक बड़ा सा एक सैंड बैग लटका दिया। कौन सा बैग? सैंड बैग लटका दिया, बड़ा सा एक सैंड बैग। तो जब सैंड बैग हमने यहां पे लटका दिया तो चलो, ये इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। अब मैंने इधर से मुक्का मारा 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? तो ये 10 न्यूटन के अकॉर्डेंस में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 10 न्यूटन का मुक्का मारा, 10 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट उधर देगा। एक और मेरा साथी है, उसने मारा 8 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 8 न्यूटन का। तो एक मान लेता हूं 10 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट होता है 10 सेंटीमीटर, तो 8 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सब लोग को भी? तो अब हम लोग 2 लोग एक साथ एक सैंड बैग के ऊपर 2 मुक्के मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम 2 लोग एक साथ एक सैंड बैग के ऊपर मुक्के मार रहे हैं। we are 2 people applying forces on the sandbag simultaneously. कैसे अप्लाई कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ। ओके, अभी दोनों एक साथ का क्या चक्कर है, इधर देखिएगा। अभी ये आपका टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ये बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं आपके दिमाग में कोई चीज फिट कर रहा हूं कि क्या होता है सुपरपोजिशन। तो चलो, ये हो गया आपके पास सैंड बैग। अब ए बी सी डी 4 तरीके हैं मुक्के लगाने के। 2, पहला 10 ऐसा और 8 भी ऐसा। कैसा? 10 और 8 एक साथ। देखो, दोनों के दोनों टकराएंगे एक साथ, तभी वर्ड साइमल्टेनियसली वर्कआउट होगा। तभी वर्ड साइमल्टेनियसली वर्कआउट होगा। आगे आजा। ये वो अब अकेली तो क्या मतलब, कोई बारात तो आएगी नहीं, कोई नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ। अच्छा, दूसरा एक तरीका सुनो। ऐसा हो सकता है कि ये मारा किसी ने 10 न्यूटन का और इधर से मारा किसी ने 8 न्यूटन। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कैसे होगा? 10 ऐसे, 8 ऐसा, तो 2 ऐसा हो गया। और अभी कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 18 का। ऐसा भी तो हो सकता है, इधर लगे 8 का और इधर लगे 10 का, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया लेफ्ट टू। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है 10 और 8, तो कितना हो गया? 18 लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? यानी वेव्स, आपको मालूम है वेव्स एक टाइप का डिस्टर्बेंस है। वेव एक टाइप का क्या? वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव में डिस्टर्बेंस के अलावा कुछ और है ही नहीं। वेव्स आर ऑलवेज डिस्टर्बेंसिंग इन नेचर। समझ गए सब लोग? 2 waves are always disturbing in nature. They always produce disturbance. अच्छा, अब सुनो ध्यान से। 2 waves are always disturbing in nature. भाई एक बार अच्छे से बैठ जाओ सब लोग, जहां जिसको बैठना है। या पीछे वाले लाइट्स ऑन कर देना जरा, कहीं से हो जाए। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। इस पूरे चैप्टर में हम बात कौन सी कर रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, आपको याद होगा बहुत दिनों से मैं ताली बजा रहा हूं, क्लैपिंग करता हूं हर बार किसी सोर्स ऑफ साउंड के लिए, सोर्स ऑफ वेव के लिए। एवरी टाइम आई एम जस्ट पुटिंग अ वेव, आई एम जनरेटिंग अ वेव।
तो पार्टिकल के पास एक वेव पहुंची, ये वेव पहुंची, एक पार्टिकल के पास वेव पहुंची और पार्टिकल तुरंत क्या करना शुरू कर दिया, उसने हिलना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन, इसलिए ऐसे तो होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं इस बार कि इफ टू वेव्स आर रीचिंग अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, टू वेव्स आर रीचिंग अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, अगर दो वेव्स एक पार्टिकल पे एक साथ पहुंच रही हैं तो उस पार्टिकल की जिंदगी में कैसा मोशन आएगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, हम इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा वेक्टर्स में, फोर्सेस में हमने बात किया था, हमने फोर्सेस में बोला था एक फोर्स मारेंगे तो F1 हो गया, लेकिन जब दो फोर्सेस होंगे तो क्या उनके वेक्टर एडिशन होते थे, फोर्सेस आर इन वेक्टर एडिशन, फोर्सेस जब भी ऐड होंगे तो वेक्टोरिकली ऐड होंगे। तो यहां पे हम लोग दो डिस्टर्बेंस को कैसे ऐड करना है उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। अब यह बात समझ में आ गई सब लोगों को कि जब भी कोई वेव आपके किसी भी एक पार्टिकल पर स्ट्राइक करती है तो मतलब एक तरह से उस वेव ने क्या, उस पार्टिकल ने क्या एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी, उस पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और जैसे उस पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चालू हो जाता है। पार्टिकल का क्या चालू हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पार्टिकल के ना मोशन के बारे में कम बात करेंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा बात करेंगे। कि एक पार्टिकल पे वेव आई, वो डिस्प्लेस हो गया, एक पार्टिकल पे वेव आई, वो क्या हो गया, डिस्प्लेस। कुछ समझ में आएगा, कुछ। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं साउंड वेव्स के बारे में स्पेशली, या नॉर्मल वेव्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। 12th में हम यही चीजों में सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, लाइट वेव्स के बारे में। 12th में यही सारी चीजें कहां से आ जाएंगी, लाइट वेव। 12th में भी ये सब पढ़ाया जाएगा, बट 12th में ये सब ऐसा पढ़ाया जाएगा हल्का फुल्का, हल्का सा पढ़ा के छोड़ दिया भैया 11th में पढ़ के आए। और बच्चे बोलेंगे 11th में, यार कमाल है यार। मैं आपको बता दूं मेरे बैच की 25% स्ट्रेंथ रहती है जब मैं वेव्स पढ़ाता हूं। मेरे बैच की कितने परसेंट स्ट्रेंथ रहती है, 25%। अधिकतर लोग सोचते हैं अरे सर बस हो गया सर। कहां से टूटनी शुरू हो जाती है स्ट्रेंथ, जब इलास्टिसिटी चालू होता है। इलास्टिसिटी चालू होता है, बच्चों ने स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, सर अब फिजिक्स तो बस, अब तो गई भैंस पानी, अब तो गई भैंस पानी। और फिर धीरे 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 करके वो पानी में चली जाती है, आती नहीं है वापस। वेव्स पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत कम होते हैं। और दूसरा, यू आर ब्लेस्ड कि हम और आप लोगों की ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है कि अभी भी हम लोग लगातार इतने बड़े बड़े सेशंस में मिल रहे हैं, और नहीं तो आपका नुकसान और मेरी बेइज्जती होना तय है। ये हमने ऐसा एक डील कर ली थी हमने अगस्त में कि जिससे आपका नुकसान और मेरी बेइज्जती होना तय था। कि मुझे लगता था कि मैं सिलेबस नहीं पूरे करा सकता अगस्त में। मैं अपने स्टाफ को बोल रहा था, मैंने कहा यार भैया ज्यादा ढोर बच्चे को मत लेना यार, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा ढोर बच्चे को मत लेना, क्योंकि मैं सिलेबस कैसे पूरा कराऊंगा, सिलेबस पुराना मुश्किल था। बट फिर भी आपकी हमारी ट्यूनिंग ऐसी बनी हुई है कि हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो वेव्स आपके दिमाग में लगातार जाते जा रहे हैं और आपका एक बेस बहुत अच्छा बन के जाएगा, आप लोग मेरे साथ काम करते। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेव्स के सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन का मतलब होता है व्हेन टू वेव्स आर रीचिंग अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, व्हेन टू वेव्स आर रीचिंग अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। जब दो वेव्स एक साथ एक पार्टिकल के पास पहुंच जाती हैं तो उन दो वेव्स की वजह, उन दो वेव्स का क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन की क्या जरूरत है, when do we say that the waves are undergoing superposition, when they are striking, when they are reaching a point P या point P simultaneously। कोई प्रॉब्लम, इजी, ओके। अब बच्चे लोग जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, नहीं सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स समझ में आने लग गया क्या होता है। सुपरपोजिशन वेव का अब एक प्रिंसिपल है। ये अभी क्या मैंने बताया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो मैं ऐसे बोलूंगा बार बार सुपरपोजिशन ऑफ वेव को। ये क्या हो गया, दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो गया, ये भी दो वेव्स का क्या हो गया, सुपरपोजिशन। इन दोनों के मीनिंग बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर में, है ना। इन दोनों के मीनिंग आपको बताने वाला हूं क्या हो रहा है। तो चलो सबसे पहले तो बात, अब आपको सुपरपोजिशन के लिए थोड़ा सा माइंड आपका रेडी हो गया है। अब इधर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव फंक्शन, कि भैया वेव के ना इफेक्ट को आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो। आपको याद होगा एसएचएम में मैंने बोला था कि वी वर स्टडिंग वन पॉइंट ओनली, वन पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम।
याद आ गया? कि डब्बा था, यूट्यूब में लिक्विड था, पेंडुलम था, स्प्रिंग था, टनल के अंदर कोई चीज डाल दिया था, वो सब एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा था एसएचएम। बट अभी क्या हो गया? अब वेव फंक्शन, वेव अब हमारी प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब जब हम लोगों ने क्लैप किया तो पहले हम लोगों ने बस बोला एक पार्टिकल को एनर्जी मिली, वो हिल रहा है तो प्रूव करो वो एसएचएम है। अभी हम बोल रहे हैं भैया ये वेव जो एक ही पार्टिकल को थोड़ी मिली है, ये तो लगातार पार्टिकल्स को मिलते जा रही है, मिलते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है भाई ये वेव। तो जब ये वेव बढ़ते जा रही है तो अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग समय पर वेव मिल रही है, अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग समय पर वेव मिल रही है। तो अब मुझे किसी भी पार्टिकल को पहले फिक्स करना पड़ता है। अब मेरे को यह क्वेश्चन नहीं अराइज होता मेरे पास कि बताओ 4:20 पर कितना वाइब्रेशन था। तो पेंडुलम से तो पूछ सकता हूं क्यों भाई 4:20 पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो उसने बोला सर मेरा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर वटेवर। बट अभी अगर मैं बोलूंगा हजारों पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, अब मैं बोलूंगा बताओ बेटा 4:20 पे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है? तो सबका क्या है? अलग अलग, बिकॉज ऑल आर नॉट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ऑल आर नॉट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ऑल आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग वाइब्रेशन होता है। तो अब मेरे लिए दो फंक्शन हो गए, एक एक्स और एक टी, एक एक्स और एक वाई नहीं, टी। एक्स आप क्या ना एनालॉजी बोलते हो, एनालॉजी मतलब कि एक्स के बाद वाई आएगा, एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। तो आप ऐसा सोच समझ के बोलो। अब दो फंक्शन हो गए, एक एक्स और एक टी। अब मैं बोलूंगा यहां से 5 मीटर दूर जो वो पार्टिकल बैठा है उस पार्टिकल का 4:20 पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहले मैं पार्टिकल फिक्स करूंगा, फिर किसी टाइम पर उसका क्या पूछूंगा? डिस्प्लेसमेंट। कुछ समझ में आया अभी? ओके। तो देखो ये एक वेव दिखाई गई है और ये इसको बोलते हैं जनरली, जब एक वेव दिखाई जाती है तो इसको बोलते हैं जनरली पल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पल्स। वेव का जो सिंगुलर होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पल्स। दैट इज द पल्स। पल्स इज अ टाइप ऑफ अ वेव जो बहुत छोटी वेव होती है, जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस होती है। ये ऐसे तो नहीं बहुत लंबे प्रोड्यूस हो रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस होती है, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस हो रही है। बट ये जो थी ये क्या थी? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थी, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ओके, तो चलो ये हो गया वेव पल्स, ठीक है। ये देखो अब इन्होंने एक्स और टी के बारे में बात करना शुरू कर दिया होगा हल्का हल्का, ये धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम। ये जो ऐसा टॉपिक है ये मास्टर जी लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं इस टॉपिक। द फंक्शंस इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी, द फंक्शंस इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी विच कैन मैथमेटिकली गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्सटेंडेड मूविंग ऑब्जेक्ट such as a wave pulse are called wave functions। तो उन्होंने बोला कि सर एक ऐसा फंक्शन जिसमें x भी आता हो और जिसमें क्या आता हो? t। जैसे मेरे पास एक फंक्शन आया y = r sin ओमेगा t। बोलने लग गया सर मैं ना SHM समझा देता हूं बहुत अच्छे से। मैंने कहा हाँ यार मुझे मालूम है, यू आर वेल टू डू विद द SHM, तुम बहुत अच्छा SHM समझाते हो, मुझे मालूम है। तुमसे वेलोसिटी आ जाएगी, तुमसे एक्सेलरेशन आ जाएगा, सारे डेरिवेशन हो जाएंगे, यू आर वेरी गुड। बट इसने बोला सर मैं वेव को भी समझा दूंगा। हमने कहा ना, वेव को तुम्हारे बस का नहीं है समझाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट कितना है? टी। वेरिएबल इन्वॉल्वमेंट कितना है? टी। क्या ये फंक्शन में एक्स है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब इट इज गुड फॉर ऑसिलेशंस ओनली, इट इज नॉट गुड फॉर द वेव। प्रोग्रेसिव वेव जो वेव टाइम के हिसाब से आगे आगे बढ़ रही है उसको पढ़ने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट हैविंग अ ऑप्टिमम यूज इन द स्टडी ऑफ वेव्स। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार देखो तुम्हारा वेव्स में काम नहीं है। उसने कहा सर बिल्कुल काम नहीं है। हमने कहा काम है तो, बट अकेले तुम्हारा काम नहीं है। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए? x एंड t, जिसमें x भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? t भी। तो लेकिन चाहिए मुझे इसी खानदान का। कौन सा खानदान? साइन खानदान।
मुझे साइन ही चाहिए, मुझे कॉस ही चाहिए। साइन एंड कॉस की क्या खास बात है? नंबर 1 ये एसएचएम को अच्छे से शो करते हैं। नंबर 2 दे वाइब्रेट विद इन फिक्स्ड बाउंड्रीज। क्या पेंडुलम एक फिक्स बाउंड्री के अंदर वाइब्रेट करता है? तो साइन एंड कॉस के फंक्शन भी फिक्स बाउंड्री +1 -1 के अंदर ही वाइब्रेट करते हैं। साइन बोलता है सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मेरी मिनिमम वैल्यू -1 है, मेरी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, इसी के बीच में ही रहती है मेरी वैल्यू। tan भी आया कि सर मैं भी एसएचएम में काम करूंगा। हमने कहा देखो चाचा जी तुम्हारा रेंज क्या है? -∞ टू +∞। हमारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में -∞ टू +∞ कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहां एम्पलीट्यूड्स कितने हैं? -r टू +r। तो उसके लिए कौन है अच्छा? साइन। तो मैंने साइन को बोला यार रुक जा, थोड़ा सा वेट कर, अकेले तेरे बस का नहीं है यार, अकेले तेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने अभी एक डॉटेड लाइन से अभी इसको काट दिया। मैंने कहा यार थोड़ा वेट कर, अब दोबारा से पढ़ो और समझ में आएगा। द फंक्शंस इन्वॉल्विंग एक्स एंड टी विच कैन मैथमेटिकली गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन। अब सुनो, ये एक्सटेंडेड मूविंग ऑब्जेक्ट इसको छोड़ो, इसको आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो कि मूवमेंट ऑफ वेव्स की वजह से आता है, उसका डिस्क्रिप्शन दे सके, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव फंक्शंस। हमने बोला एक ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और टी हो और प्रोग्रेसिव वेव का डिस्कशन कर सके, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सके, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? वेव फंक्शंस। चलते हैं, चलो देखो, उन लेंगे सर इधर देखना, क्या डिसाइड करता है एक्स को? क्या डिसाइड करता है? v इंटू टी, कि भाई किस स्पीड से वेव यहां से जा रही है? v वेलोसिटी से। तो उन्होंने बोला सर मेरे पास एक फंक्शन है। हमने कहा बता कौन सा फंक्शन? बोले सर मेरे पास एक फंक्शन है f। मैंने कहा बता, तो मैं तो सारे जानता हूं फंक्शन। जब फंक्शन आ रहा है आपके दिमाग में तो क्या क्या आना चाहिए? साइन, कॉस, टेन, लॉग, एक्सपोनेंशियल सीरीज और सेक सीरीज, कुछ भी मैथमेटिकल फॉर्मेट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, व्हाटएवर इट इज। तो मैंने बोला यार मैं तो सारे फंक्शन जानता हूं, बताना कौन सा फंक्शन? बोला सर बाद में बताऊंगा। क्या बोला? बाद में बताऊंगा। मैंने कहा चलो। बोला सर एक फंक्शन है मेरे पास, उसके अंदर x और vt है। उसके अंदर क्या है? x और vt। मैंने कहा अच्छा फिर? और बोलता है वो फंक्शन जो ना yxt बता देता है। y तो मुझे मालूम है डिस्प्लेसमेंट होता है, t भी मुझे मालूम है क्या होता है, और क्या आपको x भी तो मालूम है क्या होता है। यहां से x दूरी पर t टाइम पर तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताना बेटा पार्टिकल। तो उसने बोला सर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y। आप पहले भी तो y डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ रहे थे, y इक्वल टू r साइन ओमेगा t। अभी भी आप क्या बोल रहे हो? सर yxt। सर इस बार ना आपको एसएचएम में yt नहीं चाहिए, आपको yt नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? yxt, बिकॉज द वेव इज प्रोग्रेसिव। सिर्फ एक पार्टिकल नहीं हिल रहा है सर, बहुत सारे पार्टिकल हिल रहे हैं सर, बहुत सारे पार्टिकल हिल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आया सब लोग को? क्लियर हो गया अभी? तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, और yxt इज इक्वल टू fx माइनस vt है, कोई बात नहीं। अभी f का इन्होंने ओपन नहीं किया, मैं बता दूं आएगा वही। कौन आएगा? साइन। कौन आएगा? मुझे मालूम है साइन और कॉस के अलावा कोई आ ही नहीं सकता, किसी में इतना दम ही नहीं है कि वो पार्टिकल ऑसिलेटिंग हो और उसके मोशन को स्टडी करके वो बता। चलो ठीक है। अच्छा हम पूछना क्या चाहते हैं पार्टिकल से? भाई हम वही घिसी पिटी तीन चीजें पूछना चाहते हैं। भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तेरी वेलोसिटी कितनी है और तेरा एक्सेलरेशन कितनी है। इस बार हम वेव में ज्यादा क्या पूछेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इस बार हम वेव में ज्यादा क्या पूछेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मेरी कल की क्लास कोई मिस मत करना, क्योंकि मैं कल की क्लास का बेस बना रहा हूं, मैं क्लास को उड़ा नहीं रहा हूं बच्चे लोग। आई एम जस्ट मेकिंग अ बेस फॉर द टुमारोज क्लासरूम। समझ रहे हो सब लोग? एक भी बच्चे को मिस मत करना कल क्लास। अच्छा अब सुनो, नहीं सुनो क्या बोला। अब हम लोग ना कुछ चीजें डिसाइड कर रहे हैं कंफ्यूजन वाली। हम एक वेव ऐसे मान रहे हैं, एक वेव ऐसे मान रहे हैं।
तो उन्होंने बोला द फंक्शनल फॉर्म एफ इज डिफरेंट फॉर द वेव ऑफ डिफरेंट शेप्स. फॉर एग्जांपल एफ मे बी अ साइन और कोसाइन फंक्शन फॉर द हार्मोनिक वेव पल्स. छोड़ो, ये पढ़ो. फॉर अ वेव पल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट along the negative direction of x-axis, the wave function will be given by yxt is equal to fx plus vt. उन्होंने बोला अगर कोई वेव राइट टू लेफ्ट चल रही है तो हम लिखेंगे yxt is equal to fx plus vt, और कोई वेव अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो हम लेंगे x minus vt. देखो, for a wave pulse traveling with the velocity v, the wave function depends on x and t only. Through the combination of x minus vt, through the combination of x minus vt. ये आधा बुरा समझ में. हमने कहा यार ये बताना, हमें समझ में आ गया. तुम बोल रहे हो सर x minus vt इस वेव के लिए लेना, और तुम बोल रहे हो x plus vt इस वाली वेव के लिए लेना. यही तो बोल रहे हैं. मैंने कहा f तो बता क्या है. बोले सर बताएंगे थोड़ी देर में अभी बताएंगे. वेव अगर ऐसे जा रही है तो x माइनस वीटी से लेना है, ऐसे जा रही है तो किससे लेना है, x प्लस वीटी. आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, बट ये 3 घंटे 5 घंटे की जो पिक्चर है उसका ये पहला आधा घंटा चल रहा है. तो अभी जैसे जैसे पिक्चर देखते जाओगे वैसे 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 आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी. समझ में आ रहा है सब लोग को? अभी मुझे मालूम है डाउट आ रहे होंगे. नहीं, ये उन्होंने माना है. ये उन्होंने क्या कर रखा है, माना है. For a wave pulse traveling from right to left along the negative direction, the wave function will be x plus f of x plus vt. कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है इसको, अभी कॉपी ना कर. ये इतना बड़ा जो लेक्चर है ना मेरा, ये 1 घंटे के बाद इतना सा हो जाएगा. 1 घंटे के बाद बहुत छोटा हो जाएगा. 1 घंटे के बाद तो कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है. चलो ठीक है. अब बच्चे लोग देखो, पीरियोडिक वेव. सबसे पहली बात तो वेव, वैसे तो हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं पीरियोडिक ही पढ़ रहे हैं. पीरियोडिक वेव का मतलब इट इज जनरेटिंग द सेम एम्पलीट्यूड, इट इज जनरेटिंग द सेम डिस्प्लेसमेंट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक पार्ट देखो, कौन है पीरियोडिक, पहले तो ये समझो. यहां पे बोल रहा है पीरियोडिक वेव फंक्शन एंड पीरियोडिक वेव. एक ऐसी वेव जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बार बार सेम प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट वुड बी नोन एज द पीरियोडिक वेव. बट इस पीरियोडिक वेव को थोड़ा सा मैं लेटर ऑन समझाऊंगा. अब इन्होंने बोला कि सर हार्मोनिक वेव फंक्शन और हार्मोनिक वेव से, हार्मोनिक वेव का मतलब वही सिंपल हार्मोनिक वेव जो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, वही हार्मोनिक वेव से. देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये अभी समझ में आ जाएगा, घबराने मत लगना इसको. जैसे अभी किचन के अंदर हम सामान ही इकट्ठा कर रहे हैं, चावल ले आए, आटा ले आए, दाल ले आए, ऐसे धीरे धीरे करके हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं. वैसे अभी उनकी डिश बनेगी. और देखो इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने बोला हार्मोनिक वेव्स टू पीरियोडिक वेव्स. हार्मोनिक वेव्स का पीरियोडिक वेव से वही रिश्ता है जो रिश्ता सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियोडिक मोशन से है. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियोडिक मोशन से रिश्ता है, वही हार्मोनिक वेव का पीरियोडिक वेव से भी रिश्ता है. हमने कहा चलो बाद में पढ़ लेंगे रिश्ते को, क्या है रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता आता नहीं, ये रिश्ता ज्यादा आता नहीं है. कोई बात नहीं, चलो सर अभी तो आपके भरोसे चलते जा रहे हैं. ये आ मैंने कहा यार हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्या इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कि तेरा yxt पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं. ये बता किसी भी पार्टिकल का x डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल हो t टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. yxt का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x एट अ टाइम t. मैं शुरू से ही यही बात बोल रहा हूं कि भैया प्रोग्रेसिव वेव में मुझे ऐसे पढ़ना पड़ेगा. वी नीड टू इन्वॉल्व 2 वेरिएबल्स. ओके, yxt इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को लर्न करो, रट्टा मारो. y इज इक्वल टू r sin 2 pi by lambda vt minus x plus phi. Phi is the initial phase.
फाई इज द इनिशियल फेज, फाई इज द इनिशियल फेज। मुझे मालूम है जब भी मैं इनिशियल फेज के बारे में बात करता हूं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कम समझ में आता है, धीरे धीरे करके आ जाएगा जब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस पर बिता लेंगे। चलो तो यार ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, ये VT माइनस एक्स लिखा है कि VT प्लस एक्स, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये वेव ऐसी जा रही हो, बट अगर ये वेव ऐसे आएगी तो एक्सपेक्टेड है yxt इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू VT प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड। क्या लिखा मैंने? एक्सपेक्टेड। समझ में आ गया? ओके, तो पहले ये बताओ, क्या जो मैंने अभी तक जितनी बातें करी थी वो सब छोटे से सिमट के आ गई कि भैया अगर आपको वेव पढ़नी है, वेव फंक्शन पढ़ना है, तो उसकी इक्वेशन है yxt इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू ब्रैकेट में VT माइनस एक्स, VT प्लस माइनस एक्स प्लस फाई। अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है तो VT माइनस एक्स लेना है, ऐसे जा रही है तो VT प्लस एक्स लेना है। समझना है बात? समझना है? ओके। अच्छा, अब इतनी देर से वो भूल गए हम कि सर आप तो सर वो सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे ना सर, आप तो सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे, दो वेव एक पॉइंट पे पहुंच रही थी। अरे भाई एक एक वेव तो सिखाएंगे, पहले एक वेव सिखा दी, अब आपको वेव दिखने लग गया। अब ये वेव जाने वाली वेव की इक्वेशन क्या है? yxt इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाई लेमडा VT माइनस एक्स प्लस फाई। v is the velocity of the wave with which it is propagating. t is any time t. Lambda is what? The wavelength. Lambda is what? The wavelength. Huh? Phi is the initial phase. Phi is the initial phase. अच्छा, अब सुनना। इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा। हालांकि ये मेरे लेक्चर का टाइम खराब करेगा, इससे कोई समझ में नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन फिर के चलो संतुष्टि होगी। इनिशियल फेज क्या होता है? देखो, एक पेंडुलम है ना, तो एक पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इधर देखो 1 2 3 4, ठीक है? तो क्या ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई क्या? बोलो जल्दी से। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो एक साइकिल में एंगल कितना होता है? पूरा 2 पाई 360। एक साइकिल में पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 180। ये कितना हो गया? 270। ये कितना हो गया? 360। कम ऑन, दोबारा। ये कितना हो गया? 0। ये 0, ये जे 0, या 360 बोल, ये फिर 90, फिर 180 एंड सो ऑन। अच्छा, अब क्या होता है अगर एक पेंडुलम बोलेगा सर मैं ना यहीं से ऑसिलेट करूं, मेरी इनिशियल पोजीशन यही है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरी इनिशियल पोजीशन यही है, तो इसका मतलब उसका इनिशियल फेज एंगल कितना है? 0। लेकिन अगर कोई पेंडुलम बोलता है सर देखो हमारा तो मोशन ना यहां से शुरू हो, हम तो मोशन यहां से शुरू करेंगे, यहां से हम जाएंगे ऐसे ऐसे, मीन पोजीशन भले ही यही होगी, बट आई एम नॉट स्टार्टिंग माई मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, रादर आई एम स्टार्टिंग माई पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका इनिशियल फेज एंगल कितना हो जाएगा? π/2। कितना हो जाएगा? अगर ये बोलेगा भैया हम तो पहले इधर नहीं, हम तो इधर जाएंगे, तो इसका मतलब इसका इनिशियल फेज एंगल कितना हो गया? 180। फिर ये बोलेगा मैं तो यहां से शुरू करूंगा, तो कितना हो गया? 270। फिर ये यहां से शुरू करेगा तो 360 या फिर 0। अब एक और बोलने लगे सर हम ना यहां से शुरू करेंगे, हम ना यहां से शुरू करेंगे, हम तो इसके बीच में से शुरू करेंगे। मैंने कहा यार अगर इसके बिल्कुल मिड से शुरू करेगा तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इनिशियल फेज एंगल ये बताता है कि किस किस एंगल से, किस पोजीशन से इनिशियल मूवमेंट शुरू हुआ है, जो कि हमको पूरी 11th में कहीं जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आता है तो मेरी ड्यूटी है कि उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा सबसाइड कर दो। भाई तो आगे आ जाए यार। ध्रुव
आजा मुन्ना, एक तुम भी आगे आना चाहते हो? हाँ बोलो। जैसे आपने बताया इधर गया तो इसका पाई/2 हाँ 90 है सर, आपने इधर बताया 180, जैसे इधर 90 था तो इस साइड 90 भी है। देखो सुनो, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये कितना हो गया 360, इधर हो गया -90, -180, -270, -360। एक साइड को, एक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, कुछ भी एक चीज, कुछ भी। तो आपके दिमाग में कुछ फाई समझ में आ गया होगा क्या है। मैंने पूछा एक पार्टिकल से, मैंने कहा भाई फाई क्या है? बोल रहा है सर हमने जहां से मोशन स्टार्ट किया होगा एट टाइम t डाल दीजिए 0, जैसे टाइम t 0 डालोगे तो फाई की वैल्यू आने लगेगी इसके अंदर। फाई का वैल्यू का मतलब हमें पता लग जाएगा कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना था, टी टाइम पर, इनिशियल टी टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था। हालांकि हमें इसकी जरूरत कहीं भी नहीं पड़ने वाली है फिलहाल। चले भी आगे हम लोग। ओके, इसको हालांकि पीरियोडिक प्रूव करेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद में करेंगे। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोग्रेसिव वेव। क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? प्रोग्रेसिव वेव। मैंने बुक्स की सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज करी है, सब पढ़ा दूंगा ऐसा, बट प्रोग्रेसिव वेव के बारे में ना थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले जरा कुछ वेव समझ तो लें क्या होता है यार वेव, है ना, इसको हम पढ़ेंगे आगे। हमारा मेन टॉपिक था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमारा मेन टॉपिक क्या था आपको याद होगा? सबसे पहले स्लाइड में क्या लिखा हुआ था? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब व्हेन टू वेव्स रीचिंग अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, जब एक पॉइंट पर दो वेव एक साथ पहुंच जाए तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। और हम आज बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है। सेम प्रिंसिपल क्लास 12th में भी रिपीट होता है। पानी वानी पी लो, कुछ नहीं पियोगे, सो गए ऐसी। क्लास 12th में भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो एक बार जरा समझ लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो पहले मैं अपना समझा देता हूं और फिर बुक का समझेंगे क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल सिंपल सी बात बोलता है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है सर अगर एक वेव इस पार्टिकल पर आई और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है y1, फिर दूसरी वेव भी इसी टाइम आ जाती जिसका डिस्प्लेसमेंट अकेले का कितना था y2, तो सर दोनों मिलकर y1 प्लस y2 का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे। दोनों मिलकर कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे? y1 प्लस y2। एक पार्टिकल है बोलता है मैं ना 10 सेंटीमीटर हिलता हूं जब वेव नंबर 1 आती है। हमने कहा अगर वेव नंबर 2 आती है तो बोला सर मैं 8 सेंटीमीटर हिलता हूं। मैंने कहा अगर वो दोनों एक साथ आ जाएंगी तो बोलेगा सर मैं 18 हिल जाऊंगा। यानी मैंने ये बोला, अब सुनेगा ध्यान से, मैंने बोला जब दो वेव्स एक साथ एक पॉइंट पर आएंगी तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऐड होते हैं, वेलोसिटी ऐड होती है, एक्सेलरेशन ऐड होता है, क्या ऐड होता है? तो प्रिंसिपल बोलता है कि सर डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स। क्या ऐड होते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स। कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो आप लिख दो सर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर टाइप का साइन लगा तो टीचर समझ जाएगा, अच्छा बच्चे को बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या ऐड होता है? y1 डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होते हैं। तो y1 प्लस y2 हो गया। चलो ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट्स भी एडिशन दो तरीके से होता है। अब सुनना ध्यान से, सुपरपोजिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। आज की क्लास पूरी समझने की है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? एक वेव आएगी, उसको जिस तरफ हिलाएगी दूसरी वेव भी उसी तरफ हिलाएगी। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एक वेव अगर ऐसे हिलाएगी तो दूसरी वेव ऐसे हिलाएगी।
तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपको याद होगा 10 और 8 को मैंने 2 को ऑपोजिट डायरेक्शन में तो लगाया था ना बुक के, तो इसका मतलब वो 10 और 8 माइनस 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव में y इज इक्वल टू y1 माइनस y2। यानी इसका मतलब सर, अब सुनना ध्यान से, दो वेव्स को कैसे बोलते हैं हम लोग कि वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है एंड सो ऑन। अब आप बुक के लैंग्वेज देखोगे, बुक का डायग्राम देखोगे, बुक के हिसाब से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। समझ में आ गया? अभी देखो, मैं आपको बुक में एक डायग्राम दिखा रहा हूं। ये पहला डायग्राम, हम लोगों ने एक रस्सी ले रखी है बड़ी सी स्ट्रेट, और उसको हम लोगों ने ऐसे करके जर्क दिया है, जैसे कल दिया था डॉक्टर जर्क ने। तो ये वेव जो है ऐसे ऐसे करके उसके अंदर जा रही है, राइट। तो वेव के अंदर, रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो होंगे? क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो एक वेव ऐसी है एक रस्सी के अंदर, एक वेव ऐसी है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ये थोड़ा और नजदीक आ गई, फिर ये दोनों वेव एक पॉइंट पर पहुंच गई, ये दोनों वेव एक पॉइंट पर पहुंच गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2, हालांकि दोनों बराबर है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y1 प्लस y2, सिंस क्रेस्ट फॉल्स ओवर क्रेस्ट और ट्रफ फॉल्स ओवर ट्रफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन फेज सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन फेज, और दूसरा बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कौन सा सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव। यहां हुआ है सुपरपोजिशन, एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, फिर ये वाली वेव इधर पहुंच गई, ये वाली वेव इधर पहुंच गई। देखो P इधर से ट्रैवल होकर इधर चली गई, क्यों? इधर वेव ट्रैवल हो गई, क्योंकि वेव कैसी है? वेव कैसी है? प्रोग्रेसिव। वो तो लगातार चलते जा रहा है ना वेव विद टाइम। तो ये जो डायग्राम आपके सामने आया है, ये जो मैंने सिखाया आपको बुक से, ये है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ओवर क्रेस्ट। तो टोटल नहीं, क्रेस्ट फॉल्स ओवर क्रेस्ट। ट्रफ कौन बोलता है? क्रेस्ट फॉल्स ओवर क्रेस्ट। तुम एनालॉजी ज्यादा बोलते हो, मतलब वो शायरी नहीं बोलते जैसे, है ना, कि भाई क्या होना चाहिए, काले के बाद सफेद, सफेद के बाद काला, ऐसे ही। मीनिंग नहीं है कुछ भी, बट ऐसे ही। अच्छा, इधर देखिए, अब ये डायग्राम, ये याद आ गया? ये क्या था? ये क्या है? क्रेस्ट। दूसरी वेव का उसके ऊपर क्या है? ट्रफ। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या इन फेज सुपरपोजिशन। क्या हो गया? दोनों के दोनों डिस्टर्बेंस इन फेज। अच्छा, एक और, ये एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर आ रही है, ये थोड़ी और पास पास आ गई, यहां पे सुपरपोजिशन है। ये वेव पॉजिटिव होगी ए, और ये वेव नीचे को वाली होगी कितनी? -1, मिला के कितना हो गया? 0। तो इसलिए आप देखिए, इसमें अब वेव ही नहीं, भाई ये वाली वेव इधर आ गई, ये वाली वेव इधर आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, और ये हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कौन सा सुपरपोजिशन? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टोरिकली उनके डिस्प्लेसमेंट ऐड होते हैं, और अगर क्रेस्ट फॉल्स ओवर क्रेस्ट, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और एम्पलीट्यूड अगर घट जाए या 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एम्पलीट्यूड का घटना डिस्ट्रक्टिव, एम्पलीट्यूड का बढ़ना कंस्ट्रक्टिव। डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड सिनोनिम ही है। डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड एक ही होता है। तो चलो, ये हो गया है सुपरपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चाह रहे हैं, सर एक बात बताएं, सर एक बात जरा सुपरपोजिशन की डेफिनेशन अगर आप बता देते तो थोड़ा सा हमको कुछ समझ में आता।
ये लो। अब आज की पहली चीज जो मैं चाहूंगा कि अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या लिख रहा है? द रिजल्टेंट फॉर्म वेव फॉर्म हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द फिगर इन द फिगर 3.04 3.05 by adding the two displacement of the two wave pulses by the law of vector addition. It is called the superposition principle of wave. अब उसकी डेफिनेशन है, देखो आपकी बुक्स में डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर टीचर ने पढ़ाया आपको तो इसके आने की उम्मीद है। It states that, आप लोग पढ़ो ना अपने आप, हो सकता है खुद ही समझ में आ। It states that when two or more waves traveling in a medium in such a way that each wave represents its separate motion individually, then the resultant displacement of the particle of the medium at any time is equal to the vector sum of the individual displacements. क्या y1 y vector is equal to y1 vector plus y2 vector, यही हो गया क्या? फटाफट कॉपी करो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज की क्लास मैंने शुरू की थी सुपरपोजिशन ऑफ वेव से, और आज की क्लास में क्या आ गया लास्ट में? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट ये मेरी पिक्चर पूरी 3 घंटे की है। अभी कल भी बहुत बड़ा काम होना है, परसों भी होना है। 5 घंटे हैं अभी आपके। हाँ तो क्या हो गया? घंटे क्यों गिन रहे? हाँ, कुछ डाउट है क्या अश्विन? प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया। तो वेक्टर के बाद अगर किसी चीज की डायरेक्शन चेंज होगी तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। और आपने देखा होगा डेफिनेशन में भी सिर्फ सम का वर्ड यूज किया है, डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया। वो बोलते हैं वेक्टर सम। तो वेक्टर सम का मतलब तो वही हो गया, नेगेटिव होगा तो अपने आप ही डायरेक्शन अपोजिट होगी, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बताइए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। और अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपका दिमाग इतना तेजी से चलना चाहिए कि मुंह और ज्यादा स्पीड में बोल सके। सर y is equal to y1 plus y2 when two or more waves are sending disturbances, two or more waves are carrying disturbances, and they are reaching a point at the same time, then the resultant displacement of the particle is the vector sum of the individual displacements produced by the wave at that point. समझ में आया सब लोग को? अभी ये चीज और मजा आएगा अभी पढ़ने। अभी तो थोड़ा कम मजा आया, अभी और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी। भाई समझ में आएगा तो अपने आप ही आएगा ना, मतलब क्या दिक्कत है उसमें। तो अभी अब आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आने लग गया। अब चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में
क्या ये बात समझ में आ गई क्या पहले वाली? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये लोग वेव्स के बारे में ज्यादा एक्साइटेड हो गए, 1 2 3 4 एन वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। अरे हम तो 2 में पगले आ जाएंगे यार, 2 में बहुत हो जाएगा, बस 2 से ज्यादा का नहीं हो। हम लोग सिर्फ कितने वेव्स के बारे में बात करेंगे? 2। चलो ठीक है। टू अंडरस्टैंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब जरा इसको आप पढ़ो जल्दी से। वो डायग्राम दिमाग में आएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था। To understand the principle of superposition, consider two waves having displacement y1 and y2 superpose each other. The displacement due to the two wave pulses are equal and in the same direction. Say y1 y2 की वैल्यू a है। मान लेता हूं कि दोनों की वैल्यू कितनी है? a। एम्पलीट्यूड, ये डायग्राम, ये वाला एम्पलीट्यूड कितना है इसका? a। दोनों का देखो बराबर है कि नहीं? a। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2 है। तो मॉड ऑफ y रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस a कितना हो गया? 2 है। समझ में आ गया ईशा? अच्छा अब सुनो मेरी बात। किसी भी वेव में जो एनर्जी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी वेव में जो एनर्जी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के वेव के क्या होती है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा थोड़ा सुनना ध्यान से। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे भी और यहां पे भी, अगर दोनों जगह पे कोई वेव आपके कान की तरफ बढ़ी और वो दोनों वेव ने सुपरपोज किया आपके कान में। कभी आप वहां गए हो? कभी कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदने के लिए, कोई अगर किसी स्टैंडर्ड कंपनी में आप म्यूजिक सिस्टम खरीदने के लिए जाओ, तो म्यूजिक सिस्टम खरीदने के लिए क्या करेंगे? उन लोगों ने इस म्यूजिक का सेटअप लगाया हुआ है। इधर यहां पे एक स्पीकर है, यहां पे एक स्पीकर है, बिल्कुल उसके बिल्कुल मिड में वहां पे एक चेयर लगाई। सर आप बैठिए, आपकी पूरी फैमिली को वहां बैठा दिए और चला दिया उसको। अब इससे क्या हो रहा है? एक वेव आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, वो दोनों मिलकर एम्पलीट्यूड a और a कितना बना रहे हैं? 2a। क्योंकि आपके कानों में क्या हो रहा होगा? उसका सुपरपोजिशन। क्या हो रहा होगा? सुपरपोजिशन। ये क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन। जैसे सुपरपोजिशन हुआ तो एनर्जी तो कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। क्या आप ऐसा हेडफोन लगाने के बाद भी महसूस करते होंगे कि एक लगाया डिफरेंट वॉइस, दूसरा लगाया डिफरेंट वॉइस, दोनों लगाए तो तीसरी वॉइस आ गई यार, डिफरेंट कंपोजिशन हो गया। ऐसा नहीं है 1 + 1 2 हो रहा है ना, ये 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 टाइम, 4 गुना इफेक्ट आ गया। तो चलो कुछ समझ में आ गया वैसे भी, लेकिन हम लोग हर चीज को सिर्फ साउंड वेव्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे तो हम लोग स्ट्रिंग में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रिंग। ओके, अच्छा अब सर जैसे 2 वेव्स जा रही है, आपने दिखाया, नाम बताओ। ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 वेव्स, 2 वेव्स का नाम तो बताओ क्या है? y1 y2। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो एक मिनट जरा मैं इसको बता दूं फिर आप बता। ये बच्चे लोग ये जरा चेक कर लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? If the displacements of the two wave pulses are equal but in opposite direction, ये सही है, ये सही, ये सही है। ये एम्पलीट्यूड एक वेव का, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड नीचे, और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड होके क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों बराबर एम्पलीट्यूड। तो उन्होंने क्या बोला? Then the superposition, the magnitude of the resultant will be 0. Again, it is the same result arrived graphically. The superposition principle is found to hold as long as the size of the disturbance in the medium is not too large. It applies only well to do with the electromagnetic. क्या लिखा है यार? Waves also. अब 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, फिलहाल हम स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं। तो पहले बताओ, जीरो एम्पलीट्यूड समझ में आ गया क्या? जीरो एम्पलीट्यूड का मतलब अब ये बताओ मुझे, यहां पर एम्पलीट्यूड है 0, तो क्या यहां पर वेव है कि नहीं है? है। 2 वेव है, एक नहीं है। यहां पे क्या है? 2 वेव है। ये पार्टिकल बोलता है मेरे पास 2 वेव्स हैं बेबी,
बट वो दोनों वेव्स मुझे अपोजिट डायरेक्शन में हिला रही हैं, तो पार्टिकल वुड बी अंडर स्ट्रेन। पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, दो वाइब्रेशंस काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब इसको वाइब्रेशन लेस स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे। इसके अंदर दो वेव्स का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस वेव का? 0। तो यहां पे वेव्स हैं कि नहीं है, बट उसका रिजल्टेंट कितना हो रहा है? 0। अब तुम कितना? जैसे ये वाली थी सर, इसमें सेकंड वाले में सर ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही थी, तो इनका एडिशन क्यों हुआ फिर इनका? तो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने बोला था डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ एम्पलीट्यूड्स का एडिशन करना है। इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलके y1 प्लस y2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट्स तो ऐसे ही हो रहे हैं, डायरेक्शन भले ही ऐसे आ रही है। चलो चलो, ओहो 200 हो गया यार। हेडिंग डालो सब लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब इसके बारे में कल पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव 200 हो गया बस, पूरा टाइम पे क्लास खत्म हो जानी चाहिए। दो हजार हो गया, हाँ 2000 हो गया। आज क्या सीख लिया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब अगर आज की क्लास 50% भी समझ में आ गई तो आपको कल की क्लास छोड़नी नहीं है। इसका मेन मजा कब आएगा? कल मैथ्स, फिजिक्स नहीं भैया, बस ये तुम लोग आगे बोलने लगते, शायरी की है ना। मैथ्स फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होगा कल की क्लास। ये लो, ये बंद कर देना।